अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है तासीर मोहब्बत अस कलम महिशबा कशफ, एपिसोड 2। अगले दिन जर्निश पूरी तैयारी में थी लड़ने के लिए और अपने बाबा जान को भी बताया था उमर के बारे में, और उसके अब्बा हुजूर हर जायज़ नाजायज़ बात पर उसका साथ देते थे क्योंकि उनकी लाडली बेटी जो थी। जर्निश बाहर निकली दरवाजे से तो अलियाना ने भी हामी भर ली कि उसने भी उमर का तमाशा देखना है। क्यों नहीं भाई, आखिरकार बहन किसकी है? अलियाना ने नाजिश का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से उसकी सौतेली माँ ने दरवाज़ा खोला और उन दोनों को देखते ही मुँह चढ़ाने लगी। तो अलियाना ने सलाम किया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, वालेकुम, तुम्हारा सलाम। अलियाना कुछ बोलने ही वाली थी कि कमर पर तेज़ चुभन महसूस हुई और वो जर्निश की ही थी जो उसको उंगली से चुप होने का इशारा कर रही थी। सलाम चच्ची, कैसी हैं आप और कैसे हैं बाकी सब? तो फ़ौरन जवाब आया, हाँ हाँ ठीक है सब। बोलो किस काम से आई हो यहाँ? जर्निश हकलाने लगी, चच्ची वो नाजिश को बुला दे, हमें दर्जी तक जाना है। अच्छा बीबी सब्र करो, कभी घर में भी पाँव टिका लिया करो। ये सुनते ही अलियाना को गुस्सा आ गया और वो कुछ मुंह से निकालने ही वाली थी कि जर्निश ने दोबारा चुटकी काटी। इस बार तो उसके मुंह से निकल ही आया, उफ। दरवाजे पर खड़े रहने के बाद जब नाजिश आई तो जर्निश ने खूब बद्दुआएं दी कि उसकी सौतेली माँ को, क्योंकि वो औरत एक नंबर की चुड़ैल थी और बहुत बदसलूकी से पेश आया करती थी उसके साथ। वो दुकान के करीब पहुँचे तो दूध की दुकान पर दोबारा उमर को बैठा पाया। आंखों में काला और बहुत ज़्यादा सुरमा डाला हुआ था जो आंखों के नीचे से बह रहा था, और टोपी सर पर बालों से फंसी हुई थी जैसे आगे माथे पर बाल ही नहीं है। अलियाना तो देखकर ऐसे हंसी जैसे कोई पागल हंसता है और जर्निश को झटके देने लगी, जिस पर जर्निश ने भी एक सर पर लगा दिया, चुप, तुम्हारे अब्बा का घर है ये जो हंस रही हो इस तरह। जर्निश को मालूम था कि उमर नाजिश को गंदी नज़रों से देखेगा, इसलिए उसने खुद को आगे कर दिया, जिससे अंदाज़ा हो रहा था कि उमर जर्निश को देख रहा है। बस फिर क्या था, जर्निश ने भी बाजू ऊपर किए और मैदान में उतर आई और तेज़ आवाज़ में कहने लगी, ओ किसी सर्कस के हीरो, खुद को क्या समझते हो? तुम इस तरह क्यों देख रहे थे अपनी बड़ी बड़ी सुरमेदानी वाली आंखों से? तमीज़ है या नहीं? ये दूध के अंदर डुबकी दे दूँ या गाय के बछड़े को चारे के साथ खिला दूँ? सबके सब लोग उसकी तरफ मतवज्जो हो गए थे और वो बंदा शर्मिंदा था क्योंकि सबकी डॉन जर्निश बाजी ने इतना अच्छा काम जो किया था और इतने प्यार से इज़्ज़त अफजाई जो की थी। नाजिश को दिली सुकून तो मिला ही था, मगर उसको डर भी था कि ये लोग उसके बाप, भाई या माँ को ना बता दें क्योंकि वो उसका जीना हराम कर देंगे। देखा मेरा जलवा, मैंने कितने मज़े की बेइज्जती की है। जर्निश हवा में हाथ मारते हुए और सर बुलंद करके खुश होते हुए बोली, और अलियाना को फिर से हंसने का दौरा पड़ा हुआ था और इस बार बेचारी नाजिश को झटके दे रही थी। जर्निश बोली, आए हाय, सारा मूड ख़राब कर दिया, हंस क्यों रही हो? और इसको झटके ना दो, बेचारी नाजुक सी है, टूट जाएगी। अलियाना इस बात पर और भी ज़्यादा हंसने लगी और एक जगह पर झुक गई। पहले तो ध्यान नहीं दिया दोनों ने उस पर, मगर जब देखा तो बीच रास्ते में झुकी हुई थी और पास जाकर देखा तो मैडम हंस हंस कर लाल हो गई थी और पेट दुखने लगा था। तौबा है भाई, तुम भी नाजुक फूल की कली हो। दूसरी तरफ सबका प्यारा अबरार अपने कमरे में बैठा अपने पालतू कुत्ते के साथ वक्त गुजार रहा था, तो उसका छोटा भाई आर्यन उसके पास आकर बैठ गया और बोलने लगा, भाई आपको पता है मैं फ़ुटबॉल टीम का कैप्टन बन गया हूँ और हो सकता है नेशनल लेवल पर भी खेलें हम। वाह छोटे, क्या बात है, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो और हमारा नाम रोशन करना, ये ना हो कि बल्ब पर नाम लिख दूँ। अबरार ने हंसते हुए कहा और फ़ौरन ही जवाब आया, हाँ हाँ भाई, बहुत मज़े का खेज, मेरे तो गुर्दे में दर्द शुरू हो गया है हंस हंस कर। अबरार ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा कि लोगों के पेट में दर्द होता है और इस शहज़ादे को गुर्दे में दर्द होता है। एंड भाई आई लव यू, प्लीज़ मेरा मैच ना मिस करना, फ्राइडे को है, अभी मैं गेम खेलने जा रहा हूँ। ये कहते हुए आर्यन चला गया और यहाँ से अंदाज़ा होता है कि अलियाना की तरह आर्यन भी पागल है।
अबरार बेचारा जर्निश के बारे में सोचते हुए बोला, वो तो कोई सरफिरी लड़की थी, अल्लाह उसके शौहर की खैर करे। यहाँ से अंदाज़ा होता है कि अबरार भी थोड़ा बहुत जर्निश की तरह है, मगर किसी को क्या पता अबरार की डार्क साइड भी है जो लोगों के सामने नहीं आई, ख़ास तौर पर आर्यन के, क्योंकि वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता है और उसके सामने अपनी इज्जत तो नहीं गंवाना चाहता। जर्निश और एलियाना बैठकर रील्स देख रही थी कि इतनी देर में उनके बाबा कमरे में आते हैं और जर्निश को डांटने वाले अंदाज में कहते हैं, बेटा उठकर बैठो, मैंने बात करनी है आपसे। जर्निश और एलियाना फ़ोन बंद करके सीधे बैठ गए और गौर से सुनने लगे। मैं क्या सुन रहा हूँ गली वालों से, आप दोनों दूध वाले से लड़कर आ रही हैं। जर्निश ने बात पर से पर्दा हटाने की हामी भरी और कहा, पापा ये लड़का उमर हमें गंदी नज़रों से देख रहा था, इस वजह से मैंने उसको सुना दिया। अलियाना भी अपनी गर्दन हिलाते हुए हामी भर रही थी, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे बताते हम मर्द देख लेते उसको। आप दोनों अब बड़े हो गए हो और लोग गलत गलत बातें बनाते हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई आपके बारे में कुछ गलत कहे। और आपको पता है कि नाजिश के घर के सामने से होकर आ रहा हूँ, वहाँ उसका बाप बहुत चीख रहा था, बेचारी को मार भी पड़ी होगी शायद, क्योंकि उसके बाप और भाई का जिस तरह का रवैया था लग तो यही रहा था। अल्लाह खैर करे उस बेचारी की, और सौतेली माँ की लगाई हुई आग होगी, उसको तो मैं देख लूँगी। अलियाना गुस्से और खफगी से बोली तो जर्निश ने हामी भरते हुए सर हिलाया। अबरार अपने चेयरमैन के साथ मीटिंग ख़त्म करने के बाद ऑफिस में बैठा कुछ सोच ही रहा था कि उसके पास फ़ोन कॉल आई उसके हाई स्कूल के दोस्तों की, जो उसे पार्टी में बुलाना चाहते थे। मैं अभी नहीं आ सकता, बाद में कुछ मज़े करेंगे, अबरार ने कहकर फ़ोन रखना चाहा तो एकदम से उसका दोस्त बोला, जल्दी आओ, मैं तुम्हारी बकवास का इंतज़ार नहीं कर रहा, मैं तुम्हें यहाँ 10 बजे तक चाहता हूँ और मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, बस वक्त पर पहुँचो। और फ़ोन बंद कर दिया। चलो जी, बुलावा आ गया है और अब जाना पड़ेगा, वरना ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। उठकर अपनी बड़ी सी गाड़ी की तरफ रवाना हुआ और जाकर बैठ गया। घर पहुँचते ही अब्बू को हेलो बोला और कमरे में चला गया। रात के वक्त तैयार हुआ, फुल सूट वगैरह पहनकर इंग्लिश बॉस बन गया। बूट इतने चमक रहे थे कि उसमें चेहरा नज़र आ जाए। तेज़ परफ्यूम इतना ज़्यादा लगाया सर से लेकर पाँव तक, जैसे नहाया हो परफ्यूम से। बालों को संवार कर हेयर स्प्रे मारा और खूबसूरत मोटी घड़ी पहनकर तैयार हो गया। अमीर ही इतना है कि कुछ बोल भी नहीं सकते, वरना मिडिल क्लास लड़कों को तो लोग ओवर, छपरी और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। पार्टी देर रात तक उसके दोस्त के घर चली और सही अमरीकी माहौल बनाया हुआ था, जिसमें लड़कियां नाच रही थी, शराब नौशी हो रही थी, वगैरह वगैरह। इन सब के लिए ये आम है, क्योंकि बाहर के मुल्क से पड़े हुए हैं, गोरों के साथ उठना बैठना है, जिसकी वजह से अपनी रिवायात, तहज़ीब व सफ़ाकत और इस्लामी तालीम से बहुत दूर हैं। उर्दू जैसी खूबसूरत ज़बान भी सही से नहीं आती और ज़्यादातर अंग्रेज़ी ही बोलते हैं। ये सबसे बड़ा अफसोस है हमारे मुल्क के लोगों के लिए, क्योंकि वो अपने बच्चों को उर्दू नहीं सिखा सके। इन जैसे बड़े बड़े लोग तो उर्दू को फिजूल और पाकिस्तान को गरीबों का मुल्क कहकर हकारत की नज़रों से देखते हैं। अबरार की गाड़ी में उसके दोस्त यार बैठकर नशे की हालत में गाड़ी के बड़े बड़े शीशों से निकलकर झूम रहे थे। उनमें एक अबरार ही था जो ड्राइविंग कर रहा था और जो नशे की हालत में नहीं था। रात के 3 बजे का वक्त था और उनकी गाड़ी खुली रोड पर कभी यहाँ कभी वहाँ जा रही थी, जिसकी वजह से हादसा होने का बहुत चांस था। उसका एक दोस्त जो पीछे बैठा था, उसको नशे और चलते हुए गाड़ी की वजह से उल्टियाँ लग गईं, जिसकी वजह से अबरार को झटके से आगे होना पड़ा और उसके बेध्यानी में किसी बुजुर्ग आदमी के साथ टक्कर हो गई। उसकी हालत बहुत ख़राब थी और जब गाड़ी से उतरकर देखा तो अबरार डर सा गया और उसकी मदद किए बगैर वहाँ से फरार हो गया। डरे सहमे अंदाज में घर पहुँचा। वो परफ्यूम से लपटा हुआ गया था पार्टी पर और वापसी में पसीने में भीगा हुआ वापस आया और डर कर बैठ गया। उसको एक ही डर खाया जा रहा था कि उसकी शोहरत अवाम में ख़राब ना हो जाए। बेचारा आदमी, उसको तो पता भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या हो जाएगा।
एक ही रात में, और उस शख्स को उसकी जान की परवाह नहीं थी, बल्कि अपनी ही शोहरत की फ़िक्र थी जो उसे खाई जा रही थी। वो सोच सोच कर पागल सा हो गया था और नींद भी उड़ सी गई थी। सुबह उठकर मीटिंग्स अटेंड करनी थी, तो इसमें उसका ध्यान ही कहीं और था कि न्यूज़ आई, किसी बड़े बाप के बिगड़े हुए बेटे ने बुजुर्ग सफ़ेद पोश आदमी को अपनी गाड़ी के बड़े बड़े टायरों के नीचे कुचल दिया और मदद फराहम न की। खुदा ऐसे आदमियों को दुनिया व आखिरत में सज़ा अता फरमाए। ये सुनते ही अबरार के पसीने बहने लगे और ऐसा लगा कि बस अभी न्यूज़ आएगी कि सरदार सद्दाम का बेटा सरदार अबरार शाह ने एक बंदे को गाड़ी से कुचल दिया। उस वक्त वहाँ कैमरा वगैरह नहीं था जो उस बंदे की शनाख्त कर सके, और उसके दोस्त भी नशे की हालत में थे जिनको ये सब याद नहीं होगा। तो अब बस अबरार ही बचा था जो ये सब जानता था, और अगर वो किसी को नहीं बताएगा तो किसी को इस बात की कानो कान भी खबर नहीं होगी। नफ़रत की आग में जलते हैं दिल, गुर्बत की जंजीरों में कैद हैं ख्वाब। नफ़रत की दुनिया में मोहब्बत की कमी, गुर्बत की चादर ओढ़कर जीते हैं हम। नफ़रत के साए में पलती है ज़िंदगी, गुर्बत की रातें, नफ़रत के दिन। नफ़रत की आग में जलती है दुनिया, गुर्बत की नाव में डूबते हैं ख्वाब। अबरार ने सब काम छोड़कर पुलिस के बड़े आईजी को अपने ऑफिस में बुलाकर कहा, बस ये केस ऐसे ही रहने दो, क्योंकि इसकी कोई सबूत किसी के पास नहीं है और ना ही कोई वीडियो फुटेज है उस बंदे की, तो बस इस केस पर ज़्यादा ध्यान ना दो। वो आईजी भी थोड़ा हैरान हो गया था, मगर फिर भी उसके सामने कुछ ना बोल सका और बस जी करता रहा। अबरार ने ये बात दबवाने की पूरी ठान ली थी। उसके पास फिर खबर आई कि मीडिया और आवाम बहुत शोर कर रहे हैं कि ये केस बंद ना हो और उस अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद को सज़ा हो जाए। डीएसपी के पास भी फ़ोन कॉल्स आ रही थी कि लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। अबरार का गुस्से से मुंह लाल हो गया। उसकी आंखें चमकते हुए उस डीएसपी के रूम में दाखिल हो रही थी। अगर ये केस बंद ना हुआ तो तुम अपनी बेटी को देखने के लिए तरस जाओगे। अबरार ये कहता हुआ उठा और शीशे के बड़े और खूबसूरत मेज़ को लात मार दी, जिससे वो नाजुक इंपोर्टेड शीशा टूट गया और कमरे के दरमियान शीशे के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए थे। सर आप टेंशन ना लें, मैं कुछ करता हूँ, बस मेरी बेटी को कुछ ना करें, डीएसपी कहता हुआ चला गया वहाँ से। और अबरार को अपनी सोचों में एक ख्याल जर्निश का आया। उसने भी ये खबर देखी होगी और ना जाने वो इस मामले के बारे में क्या सोच रही होगी। न जाने क्यों उसको जर्निश याद आ जाती थी। और ये बात सच थी कि जर्निश ने ये खबर देखी थी और वो इस बात पर अफसोस कर रही थी कि ये है उसका मुल्क पाकिस्तान, जिसमें गरीब के खून की कीमत ही नहीं और अमीरों को इतनी इज्जत दी जाती है कि हद नहीं, और वो इसलिए गरीबों का खून मिट्टी में मिला देते हैं, पाँव के नीचे रौंद दिया जाता है उनको, और फिर लोगों के मुंह को भी तो चुप करवा देते हैं। अफसोस है कि अपने मुल्क को अपने ही लोगों ने तबाह और बर्बाद कर रखा है। कुछ दिनों से जर्निश के पापाजान बहुत बीमार रह रहे थे। उनको गंदी खांसी लगी हुई थी जिससे वो परेशान थे और उनकी आंखें भी पीली हो रही थीं। जर्निश के इसरार पर वो डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि उनको फेफड़ों का कैंसर है और उसके इलाज पर बहुत पैसे लगेंगे जो उनके पास हैं भी नहीं। एक झटका सा लगा था उनको, जिसके बारे में सोच सोच कर वो जान हलकान कर रहे थे, मगर फैसला किया कि बेटियों को कुछ नहीं बताएंगे ताकि उनको टेंशन ना हो। वैसे भी इलाज तो होना नहीं था कि उनके पास पैसों की कमी थी। ये अस्पताल वाले भी बहुत पैसे लेते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। क्या करें, पाकिस्तान जो है। घर आए तो परेशान जर्निश ने पूछा, पापा क्या कहा डॉक्टर ने? तो जवाब आया, बेटी कुछ नहीं है, बस मौसमी बीमारी है और तुम परेशान ना हो, मैं ठीक हो जाऊंगा जल्दी। जर्निश ने उनको बैठाया और गरम गरम सूप बनाकर पिलाया और दवाएं खाने का सख्ती से कहा। अलियाना और जर्निश बैठकर ड्रामा देख रही थी कि न्यूज़ आई, पुलिस भी चुप है और आवाम भी। ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? अगर उनकी जगह हमारे घर के बुजुर्ग होते तो क्या तब भी चुप रहते आप लोग? आवाज़ उठाएं उस अमीर शख्स के पीछे और मुल्क में इनकलाब लाएं। अल्लाह तौबा करे ऐसे लोगों को जो अल्लाह का खौफ नहीं रखते दिल में और इंसान के साथ ऐसा करते हैं।
हाँ, सही कहा आप ही आपने। अल्लाह उनके पैसों को भी आग लगाए, अलियाना बोली। मुझे मिल जाए ना वो आदमी तो मैंने उसको पकड़कर सीधा कर देना है, जर्निश गुस्से से बोली और एक के बाद दूसरा बाजू ऊपर करने लगी जैसे डॉन हो। उसको मोबाइल फ़ोन पर मैसेज आया जो नाजिश की तरफ से था। इतने दिन बाद उसको फुर्सत मिली थी मैसेज करने की। जब मैसेज खोलकर देखा तो जर्निश सुन हो गई, ये देखकर कि नाजिश उससे दोस्ती तोड़ने का कह रही है और बद्दुआ भी दे रही है कि जर्निश की खुशियों को आग लग जाए। जर्निश ने मैसेज पढ़ते ही उसको मैसेज भेजा, क्या हो गया है बहन तुमको, और ऐसा क्यों बोल रही हो? बचपन की दोस्ती क्यों ख़राब कर रही हो? और ऐसा हो क्या गया है जो इतना गुस्सा हो? तो वो मैसेज सीन हो चुका था, यानी नाजिश ने पढ़ लिया था वो मैसेज। मगर अगली चीज़ ने जर्निश को डरा दिया। वो ये थी कि नाजिश ने ब्लॉक कर दिया था जर्निश को और अब बात नहीं हो सकती थी। जर्निश की आंखों में आंसू थे जो टप टप बहने लगे और अलियाना ने सहारा दिया अपनी बहन को, अपने सीने से लगाया और उदासी से कहा, मत रो आपी, मैं हूँ ना, मैं बात करूँगी उससे। जर्निश ने सुनते ही नाजिश की तरफ भेजा अलियाना को और चॉकलेट भी दी ताकि वो मान जाए आसानी से। अलियाना भाग कर गई और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा नाजिश के भाई ने खोला और अलियाना को देखते ही कहा, चली जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है आज से और यहाँ मत आना आज के बाद। तो अलियाना ने नाजिश से मिलने की इल्तिजा की और बहुत ज़ोर देने पर नाजिश आई और उससे गुस्से और खफगी से बोला, क्यों आई हो यहाँ? नहीं रखनी मुझे दोस्ती तुम्हारी मुफ्त बहन से, और मुझे बहुत बुरी लगती है अब, क्योंकि उसकी वजह से मैंने मार खाई और अब मेरी शादी तय करवा दी गई है फैसलाबाद रहने वाली फुप्पो के बेटे से। और अपनी बहन से कहना कि दोबारा ना आए मेरे सामने, मैंने कुछ कर देना है। ये बोलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अलियाना को बोलने का वक्त ही नहीं मिला और वो तो बस उसको देख रही थी कि उसको क्या हो गया है। वो जर्निश को एक एक बात बताते हुए गुस्से का इजहार कर रही थी और बोली, जाओ जाओ, हमें भी तुम जैसी दोस्त नहीं चाहिए जो मतलब के लिए साथ हो। तो जर्निश ने उदासी से बात काटते हुए बोला, मत कहो ये सब, क्या पता उसकी सच में कोई प्रॉब्लम हो। अलियाना ने मुंह बनाते हुए और नाक मुंह हिलाते हुए बोला, तौबा है आप ही, घर में बैठी हुई औरतें ही फसाद करती हैं। उसकी माँ को भी किसी औरत ने अगर कहा होगा और उन्होंने 1 से 4 बताकर नाजिश के बाबा को लगा दी होंगी, जिसकी वजह से उसे मार पड़ी होगी। ये तो समझ से बाहर है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और मोहल्ले की औरतें वहीं की वहीं रह जाएंगी और शायद आगे भी इसी तरह रहे। मगर जो भी हो, जर्निश के साथ बुरा हुआ, जिसकी वजह से जर्निश उदास उदास रहने लगी थी और अक्सर रोया भी करती थी अपनी बचपन की दोस्त के पीछे। हाय, लोग कितने मर्दम आज़ाद होते हैं, अपनी सगी दोस्ती को भी भूल जाते हैं। अफसोस ही अफसोस है बस, और ये सारी ज़िंदगी रहेगा। ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब हमें लोगों की नादानियों की वजह से दुख पहुंचता है, मगर ये वक्त भी गुजर जाएगा और उम्मीद है कि जर्निश को दोबारा खुशियाँ मिलेंगी और वो ज़िंदगी को फिर से मुस्कुराहटों से भर लेगी। जर्निश और अबरार दोनों ही अलग अलग परेशानियों में घिरे हुए थे। एक को किसी की जान बचाने का काम था और दूसरे को किसी की जान की परवाह ही नहीं थी। जर्निश को अपने बाबा जान की फिक्र थी क्योंकि उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही थी और वो किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच सकती थी क्योंकि उसकी ज़िंदगी में और कोई नहीं था उन दोनों के अलावा, और वो उन दोनों रिश्तों को किसी हालत में नहीं खोना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ अबरार था जिसको अपने नाम पर दाग ना लगने की फ़िक्र थी और उसको ये ख्याल ही नहीं आया कि कोई बंदा अपनी जान से हाथ धो बैठा है, वो भी उसकी वजह से। अफसुर्दगी का मुकाम है कि इंसानी जान खरीदी भी पैसों से जा सकती है और बेची भी, कत्ल भी किया जा सकता है और पैदा भी किया जा सकता है। सब कुछ इस कागज़ के टुकड़े के बदौलत हो सकता है। पैसे का नोट किसी को भी पकड़ाओ तो वो तुम्हारा गुलाम बन जाता है, जैसे उसका दीन ईमान ही नहीं, और ना दो तो जान का दुश्मन बन जाता है जिसको खुदा का तसव्वुर भी नहीं करना आता होगा। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो इस नोट के आगे आँखों और दिलो दिमाग पर पट्टी बांध लेते हैं और खुदा को ऐसे भूल जाते हैं जैसे कभी खुदा की इबादत ही ना की हो। मगर जैसे ही आंखों पर से पट्टी हटती है तो वो खुदा भी याद आ जाता है जिसकी कभी इबादत करके बीच राह में भुला दिया गया हो, और सजदा करना भी याद आ जाता है जैसे मुसल्ले पर से सर ही ना उठाया हो। दुख तो इस बात का है, इस्लाम हमें दिल में हमदर्दी पालने का कहता है
और हमारे मुल्क में लोग बाकी सब दिल में पाल लेते हैं, बस एक हमदर्दी को भुला दिया जाता है। मगर उन पर कोई तकलीफ़ आ बरसती है तो इस वक्त अल्लाह और उसके बंदे भी याद आ जाते हैं। इस बदनाम ज़माने में बहुत कम लोग हैं जो इस्लाम की तालीमात पर पूरे उतरते हैं। जरनिश की बेचैनी साफ तौर पर नज़र आ रही थी। वो अपने वालिद को इस हालत में नहीं देख सकती थी तो दोबारा कोशिश करके उनके कमरे में आ गई और बोलने लगी, पापा डॉक्टर के पास चलते हैं और दवाई ले आते हैं। तो खांसते हुए उन्होंने कहा, बेटा छोड़ो, ये डॉक्टर्स तो बस पैसे ही बनाते हैं और कुछ काम नहीं होता इन लोगों को, मैं ठीक हो जाऊंगा। जरनिश के मुंह पर परेशानी से पसीने बह रहे थे और वो अपने नाखून चबाने लगी। वो इस परेशानी में इतना डूब गई थी कि वो भूल चुकी थी कि उसके नाखून से खून बहने लगा है। दबे पाँव कमरे से निकली और आखिरकार अपने हाथ को देखा तो खून देखकर होश में आई। अल्लाह प्लीज़ मेरे बाबू को ठीक कर दें। दूसरी तरफ अबरार को कॉल का इंतज़ार था। वो कॉल और किसी की नहीं बल्कि उस डीएसपी की थी जो इस केस को बंद करवाने के चक्कर में था। अबरार को उसके बंदों ने आकर कहा, सर बाहर आ जाएं, मीडिया वाले आए हैं, आपसे बात करनी है उनको। तो अबरार का दिल नीचे नीचे जाने लगा और पसीने बहने लगे। हामिद सर हिलाया और आराम से खड़ा हो गया और चलने लगा। बाहर आकर लोगों को हुजूम देखकर हैरान हुआ और वहीं पर अपने गार्ड्स को देखा जो लोगों को डंडे मार रहे थे, जो दरवाजे से इस पार आ चुके थे। अबरार ने खुद को अच्छा बनाने के लिए तेज़ आवाज़ लगाई, जैसे उसको बहुत ज़्यादा परवाह है। गार्ड्स छोड़ दें उनको और प्लीज़ उनको मारें मत। मीडिया वालों ने इस बात को नोट किया और रिकॉर्ड किया ताकि टीवी पर दिखा सकें कि अबरार शाह कितना अच्छा है और लोगों की कितनी परवाह है उसको। एक आदमी ने तेज़ आवाज़ में पूछा, सर आप क्या कहेंगे इस केस के बारे में? लोगों की हाँ हाँ पीछे से सुनी जा सकती थी और 2-3 लोग बोलने लगे, हाँ सर बताएं, आपको क्या लगता है किसने किया होगा और आपको क्या लगता है पुलिस क्या कर रही है? सबके माइक का मुंह अबरार की तरफ था जो परेशान हालत में खड़ा था और दिमाग में जवाब सोच रहा था। देखें, मुझे काफ़ी अफसोस हुआ है सुनकर इस केस के बारे में और अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और बाकी सब लोगों को अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं काफ़ी ज़ोर दे रहा हूँ पुलिस को कि वो ढूंढ निकाले उस अमीरज़ादे को और उसकी सज़ा उसको दी जाए, मगर अभी के लिए कुछ सही से पता नहीं चल सका। तो आप लोग बराहे करम अमन व सुकून के साथ रहें और ज़रूर कोई हल निकलेगा इस केस का। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब अबरार के जवाब पर मुतमईन थे। हाँ भाई, सियासतदान जो था लोगों की हमदर्दी बटोरना अच्छी तरह से जानता है और लोगों के एहसासात और जज्बात के साथ खेलने में भी माहिर है। उसने जवाब सोच कर बना दिया और लोग इस पर यकीन भी कर गए। क्या करें, आधे लोग इसकी खूबसूरती के पीछे पागल हैं और कुछ लोग इसकी मीठी बोली पर यकीन करके बैठ जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी पार्ट नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। और अगर आप ये नॉवेल्स पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। खुदा हाफिज़।